लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। टीजीटी, पीजीटी और एलटी के लिए राजनीति विज्ञान का क्लास लगातार चल रहा है। उसी सिलसिले में आज संडे को हम लोग फिर से मिले हैं, जिसमें हम लोगों को बात करना है कि राजनीति विज्ञान की पढ़ाई आप कैसे करें। बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को कह रहे हैं कि विज्ञापन आने में विलम्ब है, विज्ञापन कब आएगा कब नहीं आएगा, ये मसला उठा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए ये विज्ञापन अप्रैल में नहीं आएगा, बट यह तो निश्चित है कि ये विज्ञापन आपको डेफिनेटली जो है मई में आ जाएगा। अगर ये विज्ञापन मई में आ जाता है और 3 माह के भीतर, जैसा कि सरकार का निर्देश है कि 100 दिन के भीतर वैकेंसी को क्लियर करने का प्रोफार्मा बना करके ही विज्ञापन को निकाला जाए, तो ऐसे हालात में हमारे पास बचा हुआ जो वक्त है वह केवल 100 दिन का होगा। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि विज्ञापन मई में भी आ सकता है, विज्ञापन अप्रैल लास्ट में भी आ सकता है, चूँकि माननीय सदस्यों की नियुक्ति के लिए सरकार के द्वारा विज्ञापन निकाल दिया गया है और वो 14 मई तक जो है भर्ती होना है। तो माननीय सदस्य के आने के परिणाम स्वरूप यह बात तो निश्चित है कि आपका विज्ञापन आ जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बार टीजीटी पीजीटी के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण होगा कि वैकेंसियों की संख्या चूँकि पिछले 2 वर्षों के तुलना में कम है, तो आपको थोड़ा प्रयास भी ज़्यादा करना होगा, क्योंकि इसके मेरिट के ज़्यादा जाने की संभावना भी है। तो यहाँ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी क्लास को कर रहे हैं या जो विद्यार्थी क्लास को नहीं कर रहे हैं, वे लोग उसी तन्मयता के साथ अपनी तैयारी में लग जाएं जिस तन्मयता के साथ उनको बाद में लगना है। क्योंकि रिक्तियों की संख्या कम होने के कारण आपको प्रयास की रफ्तार को थोड़ा और बढ़ाना होगा, क्योंकि जब आपका विज्ञापन आ जाएगा तब विज्ञापन के पश्चात आपके पास इतना वक्त नहीं होगा कि आप अपनी पूरी तैयारी को कर सकें। खास करके अगर मैं राजनीति विज्ञान की बात करता हूं, तो राजनीति विज्ञान में पीजीटी और प्रवक्ता की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो प्रवक्ता के संदर्भ में आपको 6 पाठ पढ़ने होते हैं: पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, भारतीय राजनीतिक विचारक, राजनीति शास्त्र का सिद्धांत, भारतीय संविधान, तुलनात्मक राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। ये इतना वाइड पाठ्यक्रम है और इस पूरे पाठ्यक्रम को आप 3 से 4 महीने के भीतर कैसे तैयार कर लेंगे ये आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप सही सही इसको पढ़ना चाहते हैं तो आपको तैयारी प्रारंभ कर देना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर टीजीटी या एलटी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो टीजीटी और एलटी की तैयारी करने के लिए अगर राजनीति विज्ञान में आपको थॉट थ्योरी, संविधान का अध्ययन करना है, भारतीय चिंतक का अध्ययन करना है, तो उसके साथ साथ एक दूसरा विषय भी आपको पढ़ना है, क्योंकि टीजीटी के अंतर्गत 2 विषयों का आप पढ़ना होता है, जबकि अगर आप एलटी की तैयारी करेंगे तो आपको 2 विषय के साथ साथ सामान्य अध्ययन का एक कंपलसरी पेपर भी होता है, जिसको भी आपको तैयार करना है। तो मेरे कहने का आशय केवल इतना है कि वैकेंसी आ रही है और ये वैकेंसी आपको मई लास्ट में आ सकती है और आपको तैयारी में अभी से लग जाना है। तो इस बात को समझ करके आप तैयारी अपना स्टार्ट करें ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। इसी संदर्भ में हम लोगों का क्लासेस भी चल रहा है। जो विद्यार्थी ऑफलाइन के क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो डीजे हॉस्टल के सामने विजन आईएएस में वो क्लास हमने स्टार्ट कर दिया है। मॉर्निंग में वो 8 बजे से 10:30 बजे तक चलता है और इवनिंग में वो 4:30 बजे से प्रारंभ हो जाता है। तो आप मॉर्निंग या इवनिंग किसी भी टाइम पर आ करके अगर ऑफलाइन के क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर लें। लेकिन अगर आप प्रयागराज से बाहर के विद्यार्थी हैं और दूर दराज में रहते हैं, तो हमारा ऑनलाइन का क्लास भी ऑफलाइन की क्लास ऐसा ही है, जिसमें सारी वो बातें हैं राजनीति विज्ञान की जो कि ऑफलाइन के क्लास में होता है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो बात रहा आपके विज्ञापन के संदर्भ में और आपकी तैयारी के संदर्भ में। बात यहाँ पर यही है कि अगर जो प्रयास करेगा उसको हासिल होता है
और जो प्रयास लेट से करता है, जो प्रयास इस बात के इंतज़ार में है कि अभी विज्ञापन जब आएगा तब से तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो यह एक प्रकार से अपने आप को धोखा देने वाली बात है। तो इसमें अगर राजनीति विज्ञान के आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारा राजनीति विज्ञान का वर्कबुक भी बाज़ार में है, और वो वर्कबुक अध्यायवार आधारित है। अध्यायवार आधारित होने के कारण अगर उसको आप एक एक अध्याय को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसका अभ्यास करते हैं और प्रीवियस ईयर के सवालों को करते हैं, अर्थात इसका कहने का अर्थ है कि अपना मूल्यांकन आपको स्वयं करना होगा, तभी आप सही सही चीज़ों को समझ पाएंगे। क्योंकि इसमें किसी भी सवाल को छोड़ करके, किसी भी टॉपिक को छोड़ करके आप अपनी सफलता की उम्मीद नहीं कर सकते। राजनीति विज्ञान के संदर्भ में हम आपको एक बात बतलाना चाहते हैं कि राजनीति शास्त्र का सिद्धांत यह राजनीति विज्ञान के विषय वस्तु में महत्वपूर्ण होता है, और राजनीति विज्ञान का सिद्धांत के अंतर्गत बहुत सारी बातें आती हैं जिस पर आधारित सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और उसी सवालों के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो राजनीति विज्ञान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है कि हम विचारधाराओं का अध्ययन करें, क्योंकि विचारधाराओं के अध्ययन से राजनीति विज्ञान के अध्ययन अध्यापन का दृष्टिकोण विकसित होता है। और जब राजनीति विज्ञान के अध्ययन का दृष्टिकोण विकसित होता है तब विषय वस्तु को समझना आसान हो जाता है। लेकिन अगर हम विषय वस्तु का दृष्टिकोण विकसित किए बिना ही अगर विषय को समझने का प्रयास करते हैं तो रटने के सिवाय हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता है। और राजनीति विज्ञान या किसी भी विषय वस्तु को अगर आपको तैयार करना है तो रटने से आपको अलग हट करके नई विधा का ईजाद करना पड़ेगा, जिसके द्वारा आप अपनी तैयारी को बखूबी अंजाम दे सकें। यहाँ पर बात इसकी है कि हम लोग अपनी विचारधाराओं का अध्ययन कैसे करेंगे और इन विचारधाराओं के माध्यम से राजनीति विज्ञान को कैसे समझेंगे। अगर इस बात को समझना है तो राजनीति विज्ञान के विभिन्न अवधारणाओं पर अलग अलग विचारधाराओं के द्वारा अलग अलग विचार व्यक्त किए गए और उनके अलग अलग चिंतक भी हैं। तो इस पर हम लोगों को कई सवाल पूछा जाता है। अगर राजनीति विज्ञान के विचारधारा का हम लोग अध्ययन करते हैं तो यह बात भी आता है कि इस अवधारणा के ऊपर इस विचारधारा का दृष्टिकोण क्या है। जैसे हमको आ गया कि राज्य के संदर्भ में उदारवाद की मान्यता क्या है, और राज्य के संदर्भ में आदर्शवाद की मान्यता क्या है, और राज्य के संदर्भ में मार्क्सवाद क्या कहता है, या राज्य के संदर्भ में उपयोगितावाद या अराजकतावाद क्या कहता है। तो अलग अलग विचारधाराओं के द्वारा इस पर अलग अलग बातों को कहा गया है। तो हमें यहाँ पर यह बात देखना है कि अलग विचारधाराओं के द्वारा कौन सी बातें अवधारणाओं के विषय में कही गई। और दूसरी महत्वपूर्ण बात हमको यह भी देखना है कि इस विचारधारा के प्रतिपादक और समर्थक कौन हैं, इस पर भी आधारित हम लोगों को सवाल पूछा जाता है। तो आइए हम लोग आज अपने इस क्लास में इस बात को पक्का करते हैं जिस पर आधारित सवाल आपको पूछा जाता है। राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे पहली विचारधारा को हम लोग लेते हैं जिसको कहा गया है आदर्शवाद। आदर्शवाद राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण विषय है और इस विचारधारा के जन्मदाता कौन है, आपको इस पर सवाल अगर पूछा गया तो आपको लगाना है कि इसके जन्मदाता हैं प्लेटो। प्लेटो यूनान के विचारक हैं और प्लेटो के द्वारा आदर्शवादी विचारधारा को जन्म दिया गया। आदर्शवादी विचारधारा के नींव रखी गई, लेकिन आदर्शवाद का इनका यह विचार पूर्णतया काल्पनिक रहा। अरस्तु के द्वारा इसके बाद आदर्शवाद को आगे बढ़ाया गया और अरस्तु ने इस पर थोड़ा यथार्थवाद का पुट डाला, क्योंकि उनका आदर्शवाद राज की सर्वोच्चता को स्वीकार करने के बाद भी वह यथार्थ के अंतर्गत आता है, जबकि प्लेटो का संपूर्ण आदर्शवादी सिद्धांत एक आदर्श राज की परिकल्पना पर आधारित था। और वह आदर्श राज की परिकल्पना इस बात पर आधारित थी
कि भविष्य में एक आदर्श राज्य की स्थापना कैसे होगी। इसीलिए इनके द्वारा इस बात को कहा गया था कि एक दार्शनिक राजा का शासन होगा और उसमें शासक और सैनिक वर्ग के पास न तो अपना परिवार होगा और न ही अपनी निजी संपत्ति होगी। एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना की जाएगी। चूँकि यह काल्पनिक इसलिए कहा गया क्योंकि यह आदर्शवाद का राज्य, यह आदर्श राज्य और दार्शनिक राजा के शासन की स्थापना वास्तव में और व्यावहारिक रूप में कभी नहीं हो पाई। डियोनिसियस द्वितीय को प्लेटो के द्वारा अपना दार्शनिक राजा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वह डियोनिसियस द्वितीय प्लेटो के इस बात को स्वीकार नहीं किया और भाग चला। तो यहाँ पर हमको यह आता है। और अगर एक बात कहा जाए कि आदर्शवाद के द्वारा राज के संदर्भ में क्या कहा, तो आदर्शवाद के द्वारा राज को एक सकारात्मक अच्छाई माना गया और राज को एक सकारात्मक अच्छाई के रूप में परिकल्पित किया गया। हमको अगर सवाल यह आ जाता है कि राज एक सकारात्मक अच्छाई है, यह बात किस विचारधारा की है, तो आपको लगाना है कि आदर्शवाद की मान्यता है, क्योंकि आदर्शवाद यह मानता है कि राज एक सकारात्मक अच्छाई है। आदर्शवाद राज को साध्य मानता है, व्यक्ति को साधन मानता है और राज को सर्वोच्च और स्वाभाविक या आंगिक भी मानता है। इसलिए आदर्शवाद के द्वारा राजनीति विज्ञान के विभिन्न अवधारणाओं पर कौन कौन सी बातें कही गई, अगर इस पर सवाल आपको पूछा जाता है तो आपको तैयार करना है। दो बातें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं जिसको आप नोट कर लें कि राज्य के संदर्भ में आदर्शवाद क्या जन्मदाता कौन है, प्लेटो, और आदर्शवाद राज को क्या मानता है, आदर्शवाद राज को एक सकारात्मक अच्छाई के रूप में दूसरी विचारधारा का नाम है जिसको कहा जाता है उदारवाद। आदर्शवाद के संदर्भ में प्लेटो और अरिस्टो यूनान के थे, ब्रैडले और बोसांके ये ब्रिटेन के थे, फिख्टे, कांट और हीगल का नाम जर्मनी में आता है। इंग्लैंड के चिंतक टी.एच. ग्रीन एक ऐसे चिंतक हैं जिनके राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत उदारवाद और आदर्शवाद का मिश्रण पाया जाता है। ये उदारवादी विचारधारा का जन्मदाता कौन होगा, अगर हमको यह बात पूछा गया तो यह विचारक है जॉन लॉक। लेकिन जॉन लॉक के अलावा अन्य चिंतकों के द्वारा भी उदारवाद का समर्थन किया गया। इसको पूंजीवाद भी कहते हैं। इसके अनेक रूप रहे, लेकिन यहाँ हमको आएगा कि इनका राज के संदर्भ में क्या मानना है। तो इन्होंने राज को एक आवश्यक बुराई के रूप में बतलाया कि राज एक आवश्यक बुराई है। इनका अर्थ यह है कि राज की भूमिका न्यूनतम होनी चाहिए। हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, एडम स्मिथ के द्वारा, जे.एस. मिल के द्वारा राज की भूमिका को कम करने का प्रयास किया गया। जे.एस. मिल ने इसीलिए कहा था कि आत्मपरक और परपरक दो विषय होते हैं। अगर व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला कोई भी ऐसा कार्य जिसका प्रभाव केवल कर्ता के ऊपर पड़ता है, राज्य के द्वारा उसमें हस्तक्षेप न किया जाए। लेकिन व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला वह कार्य जिसका असर व्यक्ति के साथ साथ समाज के अन्य सदस्यों पर भी पड़ता है और राज्य के द्वारा उसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है। राज्य एक आवश्यक बुराई है। इस कथन का आशय है कि राज्य आवश्यक भी है, लेकिन यह बुरा है। आवश्यक क्यों है? यहाँ पर दो शब्दावलियों का प्रयोग किया गया कि राज्य आवश्यक है और बुरा है। तो सवाल उठता है कि राज्य आवश्यक है क्यों? क्योंकि राज्य के द्वारा सुरक्षा, व्यवस्था और न्याय की स्थापना की जाती है। और बुराई इसलिए है क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा डालता है, हस्तक्षेप करता है। इसीलिए आपको एक प्रश्न आता है कि उदारवाद किस अवधारणा को अपना सर्वोत्तम साध्य मानता है? स्वतंत्रता को, समानता को, न्याय को, अधिकार को? तो क्या बताना है? स्वतंत्रता उदारवादी विचारधारा का साध्य बनता है। उदारवाद के बाद एक अन्य विचारधारा आता है और उसका नाम है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद आज ऐसा नाम से ही आपको मालूम है कि इसके जन्मदाता कार्ल मार्क्स हैं।
इसको वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है। यह राज्य को शोषण का एक यंत्र मानता है। इनकी मानता है कि राज्य शोषण का एक यंत्र है। आप मार्क्स इसके जन्मदाता हैं, लेकिन मार्क्स के साथ साथ लेनिन के द्वारा एंजल्स, स्टालिन और माओ तथा बाद में संशोधनवादियों में बर्नस्टीन और ग्राम्शी का नाम आता है, जिन्होंने मार्क्सवाद की विचारधारा में संशोधन किया। लेकिन मार्क्सवाद के संदर्भ में अगर यह सवाल पूछा गया कि राज्य एक शोषण का यंत्र है, यह किस विचारधारा से है, तो आपको बताना है कि राज्य शोषण का एक यंत्र है। यह बात है मार्क्सवादी विचारधारा के साथ। मार्क्सवाद यह स्वीकार करता है कि राज्य एक शोषण का यंत्र है। उदारवाद यह स्वीकार करता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, जबकि आदर्शवाद यह मानता है कि राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। आदर्शवाद के पिता प्लेटो हैं, उदारवाद के पिता जॉन लॉक हैं, जबकि वैज्ञानिक समाजवाद या मार्क्सवाद के पिता कार्ल मार्क्स हैं। राज्य एक शोषण का यंत्र माना गया, जिसका प्रयोग धनवान वर्ग के द्वारा निर्धन वर्ग का शोषण करने के लिए किया जाता है। इस बात पर बल देता है वैज्ञानिक समाजवाद, और इस वैज्ञानिक समाजवाद के जन्मदाता हैं कार्ल मार्क्स। देखिए, इसके बाद हम लोग को सवाल यहाँ पर आएगा उपयोगितावाद। और उपयोगितावाद आके अगर बात किया जाए कि इसका जन्मदाता कौन है, उपयोगितावाद के आधुनिक काल में बात किसके द्वारा की गई, तो उपयोगितावाद के आधुनिक काल में बात किया है डेविड ह्यूम ने। लेकिन इस सिद्धांत के अगर वैज्ञानिक प्रवक्ता की बात किया जाए, तो वैज्ञानिक प्रवक्ता इसके बेंथम है, जिसका मानता है कि राज्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम और राज्य अधिकतम व्यक्ति का अधिकतम सुख है। यह मान्यता है किसकी, उपयोगितावादी विचारधारा के द्वारा इस बात को कहा कि यह अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख माना जाता है। इसके साथ साथ अगर बात हम लोग करते हैं, तो उसके अंतर्गत बात यहाँ पर यह आता है, एक अन्य विचारधारा है फासीवाद, और फासीवाद के जन्मदाता हैं मुसोलिनी। मुसोलिनी के द्वारा कहा गया कि सब कुछ राज्य के अंतर्गत है, सब कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के बाहर, राज्य के बाहर या उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं है। यह बात इनके द्वारा कहा गया। मुसोलिनी और फासीवाद वह विचारधारा है जिसके द्वारा राष्ट्र को सर्वोत्तम माना जाता है। इसके अलावा भी अगर बात किया जाए, तो कई अन्य विचारधाराएं हैं, और उन विचारधाराओं में भी राज्य के संदर्भ में कहा गया, जैसे महात्मा गांधी के द्वारा राज्य को हिंसा का औजार बतलाया गया। हार्वर्ड स्पेंसर के द्वारा राज्य को ज्वाइंट बीमा कंपनी कहा गया। इसके साथ साथ अन्य समाजवाद और समाजवाद की विचारधाराएं भी आती हैं। अगर समाजवाद के संदर्भ में बात किया जाए, तो समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत अगर बात करते हैं, तो समाजवाद आदर्शवाद के ही समान राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई मानता है। इनके द्वारा राज्य को सकारात्मक अच्छाई बतलाया गया, क्योंकि राज्य का काम है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें आर्थिक समानता पर आधारित समाज का निर्माण किया जाए। हम लोग को सवाल यह पूछा जाता है, कि समाजवाद शब्द का प्रयोग किसने किया था। समाजवाद शब्द का प्रयोग रॉबर्ट ओवन के द्वारा किया गया। रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर ऐसे चिंतक थे
जिनके द्वारा काल्पनिक समाजवाद की बात की गई, और इस काल्पनिक समाजवाद के द्वारा पूंजीवाद का तो विरोध किया गया, लेकिन यह समाजवाद व्यावहारिक रूप में लागू नहीं हो पाया, इसीलिए इसको काल्पनिक समाजवाद कहा जाता है। बाद में समाजवाद के अलग अलग मॉडल विकसित हुए। फेबियनवाद ब्रिटेन में आया, श्रेणी समाजवाद जो ब्रिटेन में आता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं ये संशोधनवादी समाजवाद, तो संशोधनवादी समाजवाद जर्मनी में आता है, जबकि सिंडिकेट या आश्रम संघवाद फ्रांस में आता है। तो अलग अलग प्रकार के समाजवाद के जितने भी मॉडल रहे, उन मॉडलों का विकास अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से होता रहा। और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ऐसी सारी विचारधाराओं पर आधारित सवाल हम लोगों को पूछा जाता है कि यह विचारधारा क्या है, इस विचारधारा का मूल तत्व क्या है, इस विचारधारा का विकास किस देश में हुआ है, और इस विचारधारा के द्वारा किन तत्वों को अपनी विचारधारा का फोकस या केंद्र बनाया गया, इस विचारधारा के आलोचनात्मक आधार क्या हैं, इस पर आधारित बहुत सारे सवाल आपको पूछे जाते हैं। लेकिन इन सारे सवालों को आप समझ तब पाएंगे जबकि सबसे पहले आप क्वेश्चन एनालिसिस को करेंगे। प्रीवियस ईयर के आए हुए सवालों को आप देख करके इस बात का अंदाज़ा लगाएंगे कि फेबियनवाद पर कौन सा सवाल पूछा गया, श्रम संघवाद पर कौन सा सवाल पूछा गया, आश्रम संघवाद के ऊपर कौन कौन सा प्रश्न आपको बनता है एग्ज़ाम के लिए। तो ये सारी बातें आपको निकालना पड़ेगा, और इस बात को निकालने के लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा कि पेपर के पैटर्न को देखना पड़ेगा, और आपको इस बात का भी अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उस एग्ज़ाम में आप सवालों को कैसे हल करेंगे। ये इस बात को समझने के लिए प्रीवियस ईयर का सवाल आपका आधार बन सकता है। हम लोग अपने इस राजनीति विज्ञान के क्लास के अंतर्गत लगातार अपने कक्षाओं को जारी किए हुए हैं। आप किसी भी प्रश्न के डाउट होने पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके अपनी डाउट को ख़त्म कर सकते हैं, या आप अगर चाहते हैं कि हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में आप ज्वाइन हों तो ज्वाइन होने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं। फिर हम लोग किसी नए टॉपिक पर अगले संडे को फिर से मुलाकात करेंगे। आज की बात हम लोग की यहीं तक है, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। या आप अपने किसी भी सुझाव को भी देना चाहें तो दे सकते हैं, हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे जो आपका टॉपिक हो और जिस पर आपको ज़्यादा डाउट होता हो, या आपको अगर लगता है कि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए कौन से टैक्टिक्स अपनाएं कि वह टैक्टिक्स अपना करके आसानी से विषय को हम तैयार कर लें, और एक बार तैयार कर लें तो बार बार वह भूलने ना पाए। अगर ऐसी कोई डाउट है, इस पर कोई आपको दिक्कत हो रही है, तो आप ऐसे सवाल को कमेंट में करके हमको बता दें, जिससे हम अगले वाले क्लास में आपके साथ उन सवालों पर डिस्कशन कर सकें। चलिए, आज की बात यहाँ तक है, अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।